हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और मैं आपका इस ऑडियो सेशन में स्वागत करता हूं, जहां हम रोज़ एनसीईआरटी के किसी किताब को उठाते हैं और उसमें से किसी खास चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को डिस्कस करते हैं। हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था, सीखा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों को भी हमने सीखा था, उसका डेफिनेशन भी लिखने की कोशिश किया था और समझने की कोशिश किया था और अच्छे से समझा भी था। उसी सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे क्या, लैंड रिसोर्सेज। तो आइए देखते हैं भू उपयोग या लैंड यूटिलाइजेशन या लैंड रिसोर्सेज क्या बोलता है। भारत में लैंड का पैटर्न कैसा है, मतलब कि भूमि का जो उपयोग का प्रारूप है वो कैसा है, हमने देखा था, है ना। उसका डेवलपमेंट के बारे में भी हमने देखा था। अब मृदा संसाधन को समझते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट सुन लेते हो, 10 से 15 मिनट तक का ये वीडियो पूरा रहता है। अगर इसे पूरा सुनते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पर आप रिटन एग्जाम में या कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना कर सको, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया हो, रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछा गया हो तो देखिए, जब हम लोग सॉइल की बात करते हैं, मृदा की बात करते हैं, तो मृदा अथवा मिट्टी इसे बोला जाता है और सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है। दोबारा बार बार जिसे बनाया जा सकता है, उस तरह का एक प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास के माध्यम से होता है। अब मृदा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों की पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे मृदा का जो लेवल है ना, उसको कुछ सेंटीमीटर बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। काफ़ी समय के बाद थोड़ा सा लेयर का मृदा बन पाता है ना। मृदा बहुत प्रकार की होती है, अलग अलग रंगों की होती है। मृदा बनने की प्रक्रिया जो होती है ना, मौसम पर, जलवायु पर, उच्चावच या जनक सेल जो ज्वालामुखी फूटती है उससे जो सेल निकलते हैं उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो और वनस्पति और अन्य जैविक पदार्थों और समय महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण के लिए, क्योंकि अगर समय में सारी चीज़ें गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं, तो मृदा का निर्माण भी संभव नहीं हो पाएगा। प्रकृति के अनेक कारक जैसे तापमान में परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, या जो नदी से बहकर, हिम नदियों से बहकर जो पानी आता है, या हवा का चलना, पवनों का चलना, और उन सभी क्रियाओं के कारण मृदा को बनने में मदद मिलती है। उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। मृदा में होने वाले जैविक और रासायनिक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मृदा में बहुत सारे जीव होते हैं ना, वो भी मृदा को सड़ाने गलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हल्की सी नमी भी होना चाहिए जल्दी मृदा बनने के लिए। अच्छा, मृदा की जब बात करते हैं, मृदा वर्गीकरण की बात कर लेते हैं कि इसको काफ़ी ज़्यादा भागों में बांटा गया है। जैसे एक होता है आपका जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा क्या कहलाता है, समझिएगा। अगर आप भारत के इस इलाके में देखोगे, ये वाला सेक्शन में और ये वाला सेक्शन में 3 नदी है, गंगा ब्रह्मपुत्र है एगो, और एगो आप बताइए कौन है, सिंधु, ठीक है। 3 नदी, गंगा नदी इधर से बहती है, यहाँ से ये वाला लाइन से बहती है, ठीक है। इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है और सिंधु ये जम्मू कश्मीर से होकर इधर चली जाती है। तो 3 नदियाँ होती है जिसके द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी जो होती है, वहाँ से आपका निर्माण होता है जलोढ़ मृदा। यह देश के बहुत बड़े भाग पे फैली हुई है और संपूर्ण उत्तरी मैदान भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से मिलकर बनी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए उसके जो निक्षेप होते हैं उससे बनती है। अब ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप से बनी मतलब गलियारा होता है ना, संकरे गलियारे द्वारा मृदा राजस्थान और गुजरात के एरिया में फैली हुई है। पूर्वी तटीय और मैदानी, विशेषकर गोदावरी, महानदी और कृष्णा, कावेरी में डेल्टा का निर्माण होता है। इस एरिया में भी आपको देखने को मिलता है ना, जलोढ़ मृदा, क्योंकि इस एरिया में महानदी, यहाँ पे देखिए ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, उड़ीसा में आपका महानदी है, कृष्णा नदी यहाँ से बहती है, तो कावेरी और डेल्टा में भी डेल्टा का निर्माण होती है इन सभी नदियों में। जलोढ़ मृदा जो होती है वो हल्का सा रेत और मृतक के समान होती है, सिल्ट पाया जाता है उसमें। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने घाटी की ओर पहुँचते हैं, मृदा की कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग और ऊपरी भागों में हल्के से मोटे कण पाए जाते हैं। घाटों या कणों का आकार, इसके अलावा मृदाओं की पहचान उसकी आयु से भी की जा सकती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपके पास पुराना जलोढ़, जिसे बांगर के नाम से जानते हैं, और दूसरा है आपका नया जलोढ़, जो सिर्फ खादर के नाम से जानते हैं।
बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों का मात्रा ज़्यादा होता है और जबकि खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं फास्फोरस, पोटास और चूना युक्त होते हैं। इन बातों को याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। फास्फोरस, पोटास और चूना युक्त होती है। ये खनिज तत्व और गन्ने, गेहूं, चावल और अन्य अनाजों दलहन फसलों की खेती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उपजाऊ होती है ना। इसके बाद हम समझते हैं कि काली मृदा के बारे में। जो काली मृदा होती है वो कैसे होती है। इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। कौन सा मृदा? इसका नाम रेगर मृदा भी बोला जाता है। तो रेगर के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप ध्यान में रख सको इसको। रेगर मृदा इसको बोला जाता है, ठीक है। रेगर। काली मृदा को कौन सा मृदा बोला जाता है? रेगर मृदा बोला जाता है, ठीक है। अब इस मृदा का जो रंग होता है काला तो होता ही है। इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, मतलब कपास की खेती बहुत अच्छे से इसमें उगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा को बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जनक सेल से बने हुए, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार, बैसाल्ट क्षेत्रों में और उत्तरी पश्चिम भागों में पाई जाती है। लावा जनक सेल से बनी है और ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पठारे में पाई जाती है। इन नामों को ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा का क्षेत्र और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काली मृदाएं पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में कृष्णा, गोदावरी नदियों के तटों पर भी ये मिट्टी जो है वो फैली हुई है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है ना, कि जो मैंने नाम बोला ना अभी राज्य का, इन सभी राज्यों में पूछा जाता है कि काली मृदा या रेगर मृदा किस इलाकों में पाई जाती है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम और चूने जैसी पोटास तत्वों से परिपूर्ण होती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में गहरी दरारों पड़ जाती है, जिससे इसमें वायु की अच्छी तरह से मिश्रण नहीं हो पाता है और गीली होने पर मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिससे जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मानसून प्रारंभ होने के पहली बौछार के साथ ही इसकी जो जुताई है वो शुरू कर दिया जाता है। फिर आता है आपके पास लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा आपको क्या कहती है, सुनिएगा। लाल मृदा दक्कन के पठारों के क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो क्षेत्र है ना आपका, ये दक्कन का पठार है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र दक्कन का पठार पूरी तरह से है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए दक्कन का पठार। ये है मालवा का पठार है ना, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये तेलंगाना का पठार है, ये वाला एरिया में। तो आपको इसको ध्यान भी रखना है ना। तो अब देखिए जो लाल मृदा होती है दक्कन के पठार में पूरी तरीके से फैली हुई आपको दिख रही है। दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। पीली और लाल मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान और दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पदों पर पाई जाती है। इसका लाल रंग रवेदार अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु की मात्रा पाए जाने के कारण, लोहा धातु की मात्रा ये लाल रंग में ना, मतलब लाल मिट्टी में ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण होता है। और पीला रंग इसमें जल योजन के कारण पाया जाता है। तो आपने समझा लाल और पीला मिट्टी के बारे में। इसके बाद हम समझते हैं लेटराइट मृदा क्या होता है। लेटराइट शब्द एक ग्रीक शब्द है जो लेटर से लिया गया है। इसका मतलब होता है ईंट। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाक्षण होती है, लीचिंग होती है, जिसका परिणाम अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने में बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और इस मृदा में नमी की मात्रा पाई जाती है। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और खाद डालकर ही खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर मृदाओं पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में चाय और कॉफ़ी की अच्छी खेती की जाती है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसमें काजू की फसल किया जाता है। अब रेगिस्तान के एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपको अच्छे से पता है, मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मृदा जो है इसके बारे में कुछ जानकारी आप सुनिएगा ध्यान से। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर लवणीय और रेतीली होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकरण होने के बाद जो वहाँ पे सूखा हुआ मिट्टी होती है ना, वो नमक में बदल जाता है
उच्च तापमान और शुष्क जलवायु के कारण जल वाष्पन की दर अधिक है। इस मृदाओं में ह्यूमस मतलब कि नमी की मात्रा कम होती है। अब देखिए, मृदा की ऊपरी सतहों पर नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और नीचे की परतों में चूने का कंकर की सतह पाई जाती है, जिसके कारण मृदाओं में जल अंत नीचे से उड़ नहीं पाती है और अवरुद्ध हो जाती है। सही तरीके से सिंचाई नहीं करने पर इसमें कृषि करना बहुत मुश्किल है, और सही तरीके से अगर कृषि किया जाए तो इसमें सिंचाई सही तरीके से करना होगा। जैसे कि पश्चिम राजस्थान में आजकल आपको देखने को मिलता होगा, पश्चिमी राजस्थान में इस तरह का खेती किया जा रहा है आसानी से। यहाँ पे देखिए, इस तरह का खेती आपको पश्चिमी राजस्थान में अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास है वन मृदा। वन यानी कि फॉरेस्ट के बारे में हम समझते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे समझना है, ज़रूरी है। ये मृदा आमतौर पर पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में पर्यावरण जो है वहाँ पे पर्यटक स्थल बनाए जा सकते हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं सिल्टदार और दोमट होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों से होती है। हिमालय के जो क्षेत्र है उसमें मृदाओं का अपरदन बहुत होता है और अधिकतर ये अधिक सिलिक होती है। सिलिक मतलब बोल सकते हैं कि एसिडिक रूप में हो सकती है। हल्का सा नमी युक्त होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर जलोढ़ पंख और नदी सोपान आदि ये मुख्य मृदाएं उपजाऊ मानी जाती है ना। इसके बाद आपको समझना है कि मृदा का अपरदान कैसे होता है। देखिए, मृदा एक जगह से दूसरी जगह बहकर चली जाती है ना, जिसे मृदा अपरदान, या उड़कर चली जाती है हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से, किसी भी रूप में चली जाती है तो उसे आप मृदा अपरदान बोलते हैं। उसे संरक्षण कैसे करोगे? अगर मृदा पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप पेड़ पौधे लगा दोगे तो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उस पानी को बहा कर तो चले जाते हैं, मगर उसकी जो जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ कर रखती है, जिससे बहने नहीं देती है। जिस कारण आप बोल सकते हो, यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो ये जो पेड़ है, जो जड़ है, उसको मिट्टी को पकड़ के रखने के कारण मिट्टी बह नहीं रही है ना। तो आप बोल सकते हो कि जो मृदा संरक्षण है वो पेड़ पौधे लगाने से, या खेत की जुताई अच्छी तरीके से करने से, या जो बाउंड्री है उसको पेड़ों के बाउंड्री लगाने से अच्छी तरीके से किया जा सकता है। मृदा का अपरदन नहीं होगा, है ना। तो आपने समझा कि मृदा अपरदान के बारे में किस तरीके से रोका जा सकता है। पेड़ पौधे अधिक लगाकर आप इसको आसानी से संरक्षित कर सकते हो। ओके, अब देखिए हम लोग समझेंगे हमारे पर्यावरण के बारे में कि हमारे पर्यावरण में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है। देखिए, हमारा पर्यावरण तो अभी बहुत ज़्यादा संकट में है, इसे बचाना भी ज़रूरी है। एक स्टेट का मतलब एक राज्य का मैं नाम बताता हूँ जहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया है पर्यावरण में दिए गए संसाधनों का। झाबुआ जिले की सुखमंजारी गांव है, ठीक है, उसमें दिखाया गया है। आप अगर एनसीईआरटी की बुक में पढ़ोगे तो ये कहानी आपको मिलेगा कि भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया को पलट दिया था उन लोगों ने। जो वो गांव था वहाँ पे वन जो था, वो वृक्ष का घनत्व 1976 में 13% था। कितना था? 1976 में 13% मात्र था, मगर वो 1992 में जो था ना, वो बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। कैसे हुआ? पर्यावरण के पुनर्जागरण से अधिक संसाधन उपलब्धता और पशुपालन और कृषि में सुधार करके ऐसा किया गया। देखिए, आर्थिक समृद्धि आई इसके वजह से उस गांव के लोगों में। और वो जो गांव था 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आय 10,000 थी, जो बढ़कर 15,000 रुपये हो गई। पर्यावरण के पुनरुत्थान या पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन किया जाना आवश्यक था, और मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसले लेने का अधिकार दिया। और वहाँ के लोग इतना समझदार थे कि वहाँ 29 लाख हेक्टेयर भूमि पर भारत का लगभग 1% हिस्से पर जब उन्हें आज़ादी दी गई तो ये अच्छे तरीके से खेती करने लगे, और जो सूखा क्षेत्र था उसे पूरी तरह से वनों में और फसल के इलाकों में तब्दील कर दिए। तो इस तरीके से ये जो छोटा सा गांव था, इन्होंने अपना इतिहास खुद रचा और अच्छा गांव और सक्षम गांव बनाने में हेल्प किया खुद के लिए। किसका यूज़ करके? संसाधनों का यूज़ करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी कहानियाँ भी देखने को मिलती है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है आज का। हमने 10 से 15 मिनट के बीच टाइम रखा है इस टॉपिकों को समझने के लिए, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप सुन रहे होंगे अच्छे से। कोई भी काम करते हुए इस वीडियो को अगर आप सुनते हो तो अच्छे से आप समझ पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।